हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन, ठीक है। तो जो है एनसीईआरटी क्या कहते हैं इसके बारे में, यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स होती हैं उनके द्वारा जब यूरिन बन जाती है तो इज अल्टीमेटली फाइनली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर के पास ले जाई जाती है, ठीक है। उसके बाद वेयर इट इज़ स्टोर्ड टिल ए वॉलेंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और भाई ये तब तक रुकी रहती है, तब तक ठहरी रहती है, तब तक या इकट्ठी रहती है यूरिनरी ब्लेडर में जब तक कि कोई वॉलेंटरी सिग्नल नहीं दिया जाता है। वॉलेंटरी सिग्नल का मतलब होता है ऐच्छिक सिग्नल, जब तक हम चाहते नहीं हैं, ठीक है। लगभग जो है ऐसा मानते हैं कि लगभग आधा लीटर भरने के बाद सिग्नल दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो उसकी कोई खास कोई याद में नहीं रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। अब ये सिग्नल दिए कैसे जाते हैं, ये सिग्नल जो होते हैं इनिशिएटेड स्टार्ट होते हैं बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर। सिंपल सी बात है यार, कोई गुब्बारा सा है, उसमें पानी भरता जाएगा, तो पानी भरता जाएगा तो उसकी दीवार पे प्रेशर पड़ेगा। तो तमाम तरीके के रिसेप्टर होते हैं, वो अब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा जाते, ठीक है। सिलेबस में नहीं है। टच के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, तो यहाँ पर ये प्रेशर वाले रिसेप्टर होते हैं। प्रेशर जब उन पर पड़ता है तो वो जो है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा खबर पहुंचा देते हैं सीएनएस तक, ठीक है। स्ट्रेचिंग द यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। एज इट्स गेट्स फिल्ड विद यूरिन, जैसे जैसे ये पेशाब से भरता जाता है। इन रेस्पॉन्स द स्ट्रेस रिसेप्टर्स ऑन दी वाल्स, उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, जो बाल पर स्टेट रिसेप्टर होते हैं ऑफ द ब्लेडर के सेंड कहाँ सिग्नल भेज देते हैं, कहाँ पे सीएनएस को सिग्नल भेज देते हैं। वही मैं बता रहा था। दिस सीएनएस पासिस ऑन मोटर मैसेजेस, ठीक है। दिस सीएनएस जो पासिस करता है ऑन मोटर मैसेजेस, ठीक है, ऑन मोटर मैसेजेस। अब देखो इसमें नई वाली में देख लेते हैं, उतना उसमें लाइन मिट गई थी इसलिए मैंने इस वाली बुक से पढ़ा दिया था। देखो इसमें जो है लाइन जो है थोड़ा सा बुक में ही, नई बुक में जो है थोड़ा सा मिटी हुई है। देखो ये मिक्सचर, देखो ये मिक्सचरेशन में ये लाइन थोड़ा मिट गई इसलिए मैंने उससे देख लिया था, ठीक है, उससे पढ़ा दिया। बाकी अब नई एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। दिस सीएनएस पासिस ऑन मोटर मैसेजेस टू इनिशिएट कराने के लिए क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। क्योंकि सिंपल सी बात है, स्मूथ मसल से तो बना ही है ना यूरिनरी ब्लेडर, तो उससे स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए फिर सीएनएस से क्या भेजी जाती है, मोटर सिग्नल भेजे जाते हैं। क्योंकि मोटर का मतलब ही होता है जो ऑर्डर लेकर के आती हैं। ऐसा लगता है ना मोटर ऑर्डर की तरह कुछ कुछ होमोफोन्स लगता है, सुनने में कहने वैसे लगता है मोटर ऑर्डर, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। मोटर न्यूरॉन का काम ही होता है कि ऑर्डर लेके आना, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब होता है ऑर्डर लेके जाना, ठीक है। मतलब जैसे वो ऑर्डर लेके गई, ठीक है, सनसनी खेज खबर लेके गई कि भाई ये जो है यूरिन से ब्लेडर भर चुका है, अब इसको हटाया जाए, तो वहाँ से मोटर आती हैं जो सीएनएस से आती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल ऑफ द ब्लेडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन, और उसके साथ साइमल्टेनियस एक साथ रिलैक्सेशन होता है ऑफ द यूरिथ्रल इंस्पेक्टर का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। देखो स्मूथ मसल मतलब यूरिनरी ब्लेडर का तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और साइमल्टेनियस मतलब बिल्कुल उसी समय जो यूरिथ्रल इंस्पेक्टर दरअसल जो होता है एक वॉलेंट्री इंस्पेक्टर होता है, एक इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, लगा हुआ। तो ये वॉलेंट्री की बात यहाँ चल रही है, तो वॉलेंट्री को रिलैक्स किया जाता है। वैसे तो दोनों ही होते हैं लेकिन जो जब हम चाहते हैं तो जब वॉलेंट्री भी हो जाता है
तभी पेशाब बाहर आ पाती है, ठीक है। Simultaneous reduction of the urethral inspector causing the release of यूरिन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। दरअसल इसी को कहते हैं, जब पेशाब जो बाहर निकलती है उसी को मिक्चुरेशन बोलते हैं। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट, और जो न्यूरल मैकेनिज्म इसको कॉज करती है, मतलब मिक्चुरेशन को या पेशाब को बाहर निकालती है, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, न्यूरल मैकेनिज्म को, उसको ये बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड ए मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स की वजह से होता है खासकर, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे कितना निकालता है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकालता है पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड, ये जो अमाउंट लिखा जाता है ये किस तरीके से लिखा जाता है, अगर नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के हिसाब से बोला जाता है कि अगर हेल्दी ह्यूमन है नॉर्मल तो रेंज 1 से 1.5 लीटर, मतलब मिनिमम 1 लीटर, मैक्सिमम 1.5 लीटर निकालता है पर डे। मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती किसी भी रीजन से, उन सबको देखते हुए ये बात की जाती है, ठीक है। मतलब नॉर्मल प्यास लगती है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम लगती है, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा लगती है। द यूरिन फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर्ड। अब देखो इसमें रटने की ज़रूरत ही क्या है, सभी ने देखा होगा, जब अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती है तो नॉर्मल कोई डिजीज़ वगैरह नहीं होती तो कैसी आती है नॉर्मल, पेशाब का कलर कैसा होता है, हल्की पीले कलर की होती है ना। तो सिंपल सी बात, हल्का पीला कलर हो गया, याद करने की जरूरत है। वाटरी फ्लड विच इज़ स्लाइटली एसिडिक, और जो थोड़ी सी एसिडिक होती है, ठीक है, थोड़ी सी एसिडिक होती है, और पीएच उसकी कितनी होती है, 6, ठीक है। एंड हैज ए करेक्टरिस्टिक अडर, और थोड़ी गंद भी आती है ना उसकी, स्पेशल टाइप की गंध, ठीक है। तो इसका pH 6 है, तो याद कर सकते हो जैसे याद करना चाहो, ठीक है। pH 6, ठीक है, कैसे भी याद रख सकते हो, जैसे ऐसे ध्यान रख सकते हो कि कैसे याद रख सकते हो, pH 6 इसकी होती है, ठीक है। ऐसे लाइटली एसिडिक ही तो बोलेंगे क्योंकि 7 के लगभग है, ठीक है। अगर 7 से जितनी ज़्यादा कम होती उतना ही मानते हैं कि ज़्यादा एसिडिक, लेकिन स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है। कैसे भी याद कर सकते, मैंने तो ऐसे करके तरीका बना लिया था कि इमेजिनरी कहानी में मैं मान के चलता हूँ कि जो गेज लोग होते हैं उनको नॉर्मल भाषा में छक्का वगैरह भी बोल देते, तो छक्का मतलब 6, तो उन लोगों को पेशाब करने में दिक्कत, ऐसा करें बना लिया, दिक्कत विक्कत कुछ नहीं, मतलब ऐसे बना लिया तरीका कि जैसे उसको ऑर्गन वगैरह थोड़ा अलग टाइप के होते हैं ना, तो नॉर्मल ऐसे पेशाब से रिलेटेड ऐसे बना लिया वो तरीका, याद रहता है इससे बस, और कुछ नहीं। रिलेटिव से कोई मतलब नहीं इसका, बस हम रिलेट कर लेते हैं, इसे याद रहता है। pH 6 होती है पेशाब की। ऑन एन एवरेज 25 से 30, देखो यहाँ भी हल्का हल्का मिट गया लेकिन कोई नहीं, इतना चल जाएगा। ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इच एक्सक्रीटेड आउट पर डे कितनी यूरिया निकलती है, 25 से 30 ग्राम, ध्यान रखना, ठीक है। और ये वेरियस कंडीशन लिखा है, ठीक है, वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन की करेक्टरिस्टिक्स को बहुत सी कंडीशन अफेक्ट करती हैं। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स, एनालिसिस ऑफ यूरिन, अगर हम यूरिन की एनालिसिस कर लें तो हेल्प करती है इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। जैसे आपने देखा नहीं होगा, कुछ लोगों को तो हम ब्लड टेस्ट करा के पता करते हैं, कुछ में यूरिन टेस्ट करके पता करते हैं। किडनी के फंक्शन हम ज़्यादातर सब यूरिन टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में काम आती है ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मल फंक्शन ऑफ द किडनी, ठीक है। ये तो अभी बताया था मैंने, किडनी अगर मल फंक्शन सही से काम नहीं कर रही तो वही इंडिकेशन पता चल जाता है यूरिन की टेस्ट से, या फिर और भी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है वो बिगड़ भी होता है। इससे एग्जाम्पल की जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जैसे अगर यूरिन टेस्ट किया और उसमें ग्लूकोज मात्रा नॉर्मल से, मतलब नॉर्मल से क्या, ग्लूकोज तो वैसे निकाल ही लिया जाता है, लेकिन अगर ग्लूकोज की अमाउंट पाई जाती है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया, ठीक है, याद ही रख सकते हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोस्यूरिया, उसी से संबंधित कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है।
ग्लूकोसूरिया नहीं होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन बना सकता है ऐसे, दिमाग में लगेगा कि हाँ यार ग्लाइकोजन, ये तो ग्लाइकोजन की तरह लगता है ग्लाइकोसूरिया, तो ग्लूकोसूरिया भी बना सकता है। ग्लूकोसूरिया कुछ नहीं होता है, ग्लाइकोसूरिया ही बोलते हैं, याद रखना, ऐसे कन्फ्यूज कर सकता है। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ऐसे। एंड कीटोन बॉडीज, ये तो नाम से ही सीधे से दिख रहा है, कीटोन बॉडीज कीटोन्यूरिया। जब कीटोन बॉडीज पेशाब में होते हैं तो उसको कीटोन्यूरिया बोलते हैं, उस एब्नॉर्मल कंडीशन को। इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, ठीक है, तो इंडिकेटिव होते हैं डायबिटीज मिलाइटस के, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से जब दोनों चीज़ होती हैं तो डायबिटीज मिलाइटिस की कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, सेकंड प्रायोरिटी अगर अलग अलग ऑप्शन में हो तो केवल ग्लाइकोसीरिया होने पर बोल सकते हैं डायबिटीज मिलाइटिस, या केवल कीटोन्यूरिया होने पर बोल सकते हैं, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में हो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे एनसीईआरटी लाइन बोल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया अगर है तो वो इन यूरिन वो आर क्या होते हैं, इंडिकेटिव होते हैं डायबिटीज मिलाइटिस के। दोनों चीज़ें अगर हों तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। अब देखो, इससे रिलेटेड और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीज़ें समझ लो। जैसे ये तो बताइए, दैट इज स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड यूरेथ्रल इंस्पेक्टर का रिलैक्शन, दोनों काम एक ही समय होते हैं, दैट एक साथ होते हैं, समझाई दिया अच्छे से, ठीक है, सिंपल। बस यहाँ इतना था। अगला पढ़ते हैं, अगला हेडिंग है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। मतलब बेस्ट प्रोडक्ट कोई यूरिन ही थोड़ी होती है, मतलब यूरिन का मतलब यूरिया ही थोड़ी होती है बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यूरिया के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, और कुछ और ऑर्गन भी इस चीज़ को निकालने, अदर चीज़ों को निकालने के लिए काम करते हैं, जैसे अदर देन ये किडनीज के अलावा लंग्स, लिवर एंड स्किन आल्सो हेल्प्स करती है इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज। ये कह रहे हैं कि किडनी तो निकालती है एक्सक्रीटरी वेस्ट को, जैसे यूरिया को निकालती है, लंग्स भी निकालते हैं। लंग्स किसको निकालते हैं, CO2 को, देखो अभी पढ़ेंगे डिटेल में। अरे भाई वो भी तो बेकार की चीज़ है ना। वो भी निकालनी पड़ती है, लंग्स से CO2 निकालते हैं, लीवर से बहुत सी चीज़ें निकाली जाती हैं एक्सक्रीटरी वेस्टेज, वो भी अभी पढ़ेंगे। स्किन से भी निकाला जाता है, हम देखो क्या क्या। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। हमारे लंग्स जो होते हैं, दोनों लंग्स का मतलब प्लूरल नंबर चल रहा है, तो दोनों लंग्स की बात की जा रही है। लिखाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, बहुत बड़ी अमाउंट में CO2 निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितनी, 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट निकालते हैं, ठीक है। 200 ml पर मिनट के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके भी देख लिया है कि अगर पर डे निकालेंगे तो ये 288 लीटर पर डे आएगा, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में जो दिया है वही डेटा पूछा जाएगा एग्जैक्ट, लेकिन अगर कभी पूछ भी लिया जाए तो इसको भी साथ में याद रखना चाहो रख लेना, मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया है। 288 लीटर पर डे, अगर पर डे पूछा जाए तो 288 लीटर पर डे, 288 लीटर पर डे, ठीक है। और 200 ml पर मिनट, ये पर मिनट है, ये ध्यान रखना। या पर मिनट वाला ही याद रखना, ऐसा करके ध्यान रखना कि GFR जो ये तो याद रखना ही रखना, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है। जैसे GFR जो होता है 125 ml पर मिनट, वो भी पर मिनट के हिसाब से होता है, तो यहाँ पर भी ये डेटा पर मिनट के हिसाब से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन लेते कितने पता है पर मिनट, वो 250 ml लेते हैं, 250 ml पर मिनट ऑक्सीजन। खैर हाल फिलहाल हम यहीं ये बात कर रहे हैं, ठीक है, सही है। तो टोटल 1 मिनट में 6000 ml होती है एयर, उसमें से CO2 कितनी होती है, 200 ml, ठीक है। 1 मिनट में बात की जाए, जेट कह सकते हैं कि लगभग मोटा मोटा कि 30 गुना कम, ठीक है। 200/6000 कर लो, क्या इतना कैलकुलेशन इतना डीपली कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, ठीक है। पर डे निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 200 ml पर मिनट निकल रहा है तो 1 घंटे में कितना लिखेगा, घंटे में 60 से गुणा करें, 1 घंटे में आ गया। अब 1 डे का मतलब 24 घंटा मानते हैं, ठीक है, तो 200 गुणा 60 गुणा 24, बस ये आ जाएगा 288 लीटर पर डे, ठीक है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं।
एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। अरे क्या वाटर नहीं निकलता है क्या? वाटर भी निकलता है साथ में, ठीक है, वेपर फॉर्म में। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। सबसे लार्जेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो गई, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ये भी इसलिए बोल देता हूँ इस हिसाब से बीच बीच में कि कभी कभी जो है हिंदी बोर्ड वाले बच्चों को अगर थोड़ी ग्रामर में कमजोर हो तो समझ में। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन होती है? लीवर। और सेकंड लार्जेस्ट कौन होती है? पैनक्रियाज, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि लीवर जो होती है जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो सीक्रेट करती है क्या? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, पित्त कंटेनिंग सब्सटेंस करती है, जैसे बाइलिरुबिन, बाइलिब्रिडिन, ठीक है, बाइलिरुबिन और बाइलिरुबिन, बाइलिब्रिडिन, ठीक है। और और क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल करती है। और क्या करते हैं? और क्या एक्चुअली करती है? डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन। डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब समझे? डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन मतलब जो एक तरीके से खराब हुए, ऐसे याद रख सकते हैं। डिग्रेडेशन जिनका हो गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जिगर जो है बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, खराब हुए स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन और औषधि उत्सर्जित करता है, विटामिन एंड ड्रग्स, ठीक है। जो कितनी चीज़ें हो गई? बाइल पिगमेंट हमको बाइल पिगमेंट करके एक ही में ले लो, बाइलिरुबिन, बाइलिब्रिडिन दोनों बाइल पिगमेंट है ये, तो एक ही हो गए, तो एक में ले लो। तो अगर बाइल पिगमेंट करके बोल लो एक ही। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल 2 कर लो, खराब हुआ स्टेरॉयड हार्मोन 3, विटामिन और औषधि 5। तो इस तरीके से 5 के रूप में याद कर लो या 6 के रूप में याद रख लो, अगर बाइलिरुबिन, बाइलिब्रिडिन को अलग अलग बोल रहे हो तो, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे ध्यान रखते हो बाइल पिगमेंट को या तो एक जोड़ा बना लो या फिर बाइल पिगमेंट करके बाइलिरुबिन, बाइलिब्रिडिन याद कर लो, और 2 जोड़े अलग से बना लो। एक जोड़े में विटामिन और औषधि कर लो और एक जोड़े में कोलेस्ट्रॉल और ख़राब हुए स्टेरॉयड हार्मोन कर लो। ऐसे याद रहते हैं, कोई ना कोई ऐसे जोड़े बनाना तरीके अगर बना लेते हैं तो, ठीक है। तो 5 चीज़ें निकलती हैं कहाँ से, या 6 चीज़ें कह लो, लिवर से, ठीक है, अलग अलग अगर दोनों पिगमेंट को बोल लो तो। मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट एलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्टेज। और ज़्यादातर ये चीज़ें डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ निकलती हैं, मतलब हमारी पॉटी वगैरह के साथ निकल जाती हैं। तो डाइजेस्टिव वेस्ट का क्या मतलब? लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में इकट्ठा होता है, जा करके फिर निकल जाता है, ठीक है, इजेशन के द्वारा। द स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड मतलब पसीने की ग्रंथियाँ, एंड सेबेसियस ग्लैंड मतलब मोमिया ग्रंथियाँ, मतलब भाई बैक्सी सेमेस्टर निकालेंगे। अब देखो, स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट करती हैं सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस को थ्रू देयर सेक्रेशन, अपने सेक्रेशन के द्वारा, जैसे स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियों द्वारा जो पसीना निकलता है, ये जो वाटरी फ्लूइड होता है कंटेनिंग। अब देखो इसका कंपोजिशन ना कुछ कंसेंट मतलब अमाउंट में अंतर होता है, लेकिन क्वालिटी लगभग यूरिन की तरह होती है, इसलिए डाइल्यूट यूरिन भी बोला जाता है वैसे पसीने को, ठीक है। जैसे इसमें देखो NaCl है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी है, लैक्टिक एसिड है, ETC। तो पसीने में अगर याद करना चाहें कि पसीने में क्या क्या है, तो सिंपल से ध्यान रहेगा, पसीने में 3 चीज़ें सीधी सीधी बताई हैं, नमक, कुछ यूरिया और लैक्टिक, हम लोग बात खत्म। पसीने में नमक, कुछ यूरिया, लैक्टिक एसिड। देखो नमक और यूरिया तो ऐसे ध्यान रहेगा क्योंकि डाइल्यूट यूरिन इसको बोलते हैं इसलिए, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हैं पसीने के, ऐसे ध्यान रखेगा। पसीने तो एक तरीके से मोटा मोटा लगता है, 3 लेटर 3 अक्षर से मिलकर बना पसीने। तो 3 ही चीज़ें हैं इसमें, सबके अलग अलग तरीका बना लिया करो, याद रहेगा हमेशा, कितनी भी प्रेशराइज कंडीशन हो एकदम से एग्जाम हॉल में, तब भी याद रहेगा आपको। 3 चीज़ें हैं, नमक, कुछ यूरिया, लैक्टिक एसिड। और तरीके ये बना लूँ, 2 चीज़ें नमक और कुछ यूरिया, तो ध्यान रहेगा। यूरिन डाइल्यूट यूरिन उसको बोलते हैं, इसलिए लैक्टिक अम्ल ऐसे ध्यान रखना। जैसे लैक्टिक अम्ल क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है
मतलब जो ग्लूकोज जो है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उस समय जो है किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। पसीना निकल रहा है इसका मतलब इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत तगड़ी, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन सफिशिएंट एनर्जी नहीं दे पा रहा है एकदम से, तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही हैं सेल, तो लैक्टिक एसिड बना। तो पसीना निकलना किससे संबंधित है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना से संबंधित है। पसीना मतलब लैक्टिक अम्ल बनेगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। दैट थकान के समय इकट्ठा हुआ एसिड, फिर से थकने के लिए जो ज़बरदस्त एक्सरसाइज करके पसीना निकाला जाता है उसमें निकलता है, ऐसे याद रख सकते हैं। बस रिलेट कर लिए मैंने तरीके ठीक है, जो कुछ यूरिया, लैक्टिक अम्ल और नमक। ठीक है, ये हो गया। अब दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट, पसीने का प्राथमिक फंक्शन वैसे क्या है, इज टू फैसिलिटेट करना है कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। ये कह रहा है वैसे प्राथमिक फंक्शन, तो पसीने का प्राथमिक फंक्शन कूलिंग इफेक्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स करता है इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्टेज मेंशन्ड एबव। ठीक है, अब वो वेस्टेज ही हैं सब जो बताए गए हैं, नमक, कुछ यूरिया और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये कह रहा है। सेबेसियस ग्लैंड क्या कर निकालती हैं, सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट करती हैं सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल्स। अब सेबेसियस ग्लैंड क्या निकालती हैं, स्टेरॉल्स निकालती हैं, स्टेरॉल्स, ध्यान से, स्टेरॉयड नहीं लिखा है, ये स्टेरॉल्स लिखा है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड बैक्सिस थ्रो सीबम के द्वारा 3 चीज़ें निकालती हैं। अब देख सेबेसियस ग्लैंड में 3 ही चीज़ें निकाल रही हैं, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन और मोम। बस ऐसे देना, मोम मतलब बैक्स। ठीक है, मोम तो खैर अक्सर याद रहता ही है, अब मोम के अलावा एक जोड़ा याद रखें, तो स्टेरॉल और हाइड्रोकार्बन, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, दिस सीक्रेशन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग। किसकी बात चल रही है, सेबेसियस ग्लैंड जो ये चीज़ें निकाल रही हैं, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग होती है फॉर द स्किन के लिए। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज, कि नाइट्रोजन वेस्टेज की थोड़ी सी अमाउंट कुड बी एलिमिनेटेड हो जाता है थ्रू सलाइवा टू लो, लार के द्वारा भी वही निकलता है थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन वेस्टेज, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, लार के द्वारा भी निकलता है। ठीक है सही है, तो ये सब हो गया। ठीक है, तमाम तरीके इस तरीके से कर लिए, याद करने के। सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन बॉडी की त्वचा को तेलीय कवच प्रदान करते हैं, हिंदी वालों के लिए समझ लो आप, हिंदी में बिल्कुल। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जी तंत्र के आखिर क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती हैं, वो देखते हैं। मल फंक्शन ऑफ द किडनीज कैन लीड टू एकोमलेशन। जब किडनी हमारे अच्छे से काम नहीं करती है तो कैन लीड टू एकोमलेशन, इकट्ठा हो जाता है क्या, यूरिया। कहाँ पर, इन ब्लड, सिंपल सी बात है, जब अच्छे से काम कर रही थी तो यूरिया निकल रही थी। वो बात अलग है कि सब नहीं निकलती है, थोड़ी बहुत तो मेंटेन करने के लिए रहती है ना ऑस्मोलिटी के लिए, इनकी नमक के साथ यूरिया भी ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता पड़ा था इससे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, लेकिन नॉर्मली तो हम ये मानेंगे ना, ज़्यादा तो निकाली जाती है ना, इसका मतलब वो अब मल फंक्शन कर रही, सही से काम नहीं कर रही किडनी, इसका मतलब इकट्ठी हो रही होगी यूरिया, सिंपल सी बात है। तो एक कंडीशन कॉल्ड यूरीमिया, जब यूरीमिया इकट्ठी होने लगती है, सही से नहीं निकलती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरीमिया। यूरिया से बढ़ा के यूरीमिया, याद रहेगा सिंपल, विच इज़ हाईली हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, एंड मे लीड टू किडनी फेल्योर, किडनी फेल हो सकती है भाई, यूरिया अगर जमा होती रही तो। इन सच पेशेंट, इस प्रकार के रोगियों में क्या किया जाता है, यूरिया कैन बी रिमूव्ड, यूरिया को अलग किया जाता है बाई ए प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। तो इन इस प्रकार के पेशेंट में यूरिया कैसे निकाली, हीमोडायलिसिस प्रोसेस के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस के प्रोसेस का हमें क्या किया जाता है, द ब्लड ड्रेंड फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी, एक सुविधाजनक आर्टरी से जो है ब्लड लिया जाता है। ठीक है,
सुविधाजनक आर्टरी से ब्लड लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से याद रखना, आर्टरी से लिया जा रहा है ब्लड, ठीक है। चूँकि भाई ध्यान रखो आर्टरी से ही तो निकालेंगे ना, चूँकि भाई मैक्सिमम यूरिया हेपेटिक वेन में ही होती है, हेपेटिक वेन में ही होती है मैक्सिमम यूरिया। एंड ये वेन अपनी CO2 की अशुद्धि को दूर करने के लिए हार्ट, फिर लंग, फिर हार्ट, फिर आर्टरी द्वारा किडनी की ओर, दैट इज यूरिया अभी भी लगभग वही है ना, तो आर्टरी से ही तो निकालेंगे ना समझ रहे हो ना। एंड ध्यान से, ब्लड को प्योर एंड इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंट प्रेजेंस की वजह से बोलते हैं ना भाई, यूरिया के बेस पर थोड़ी बोलते हैं प्योर एंड इम्प्योर, ना कि यूरिया के प्रेजेंस एंड एब्सेंस की बेस पर, ठीक है। यदि वेन से निकालेंगे तो उसमें तो अभी CO2 की अशुद्धि भी है ना, समझ रहे हो, इसलिए। क्योंकि अगर वेन से निकाले तो उसमें तो अभी CO2 की अशुद्धि भी है, तो कम से कम आर्टरी से निकालेंगे कि कम से कम CO2 वाली अशुद्धि तो दूर हो जाए। अब केवल यूरिया वाली बची है, तो ध्यान रखना कन्वीनियंट आर्टरी से निकालते हैं। कहीं ऐसे दिमाग लगाओ कि यार यूरिया निकालना है तो यार वेन से निकालेंगे, गंदे वाले फूल में यूरिया होगी। अरे भाई यूरिया होगी, लेकिन यूरिया के साथ साथ में CO2 भी होगी। तो पहले तो हम ऐसा काम कर लेंगे कि भाई CO2 को निकल जाने दें, तो आर्टरी में नहीं होता है CO2 तो हम उससे वहाँ से निकाल लेंगे, कन्वीनियंट आर्टरी से निकाला जाता है, ये ध्यान रखना। इस पंप कर दिया जाता है इनटू डायलाइजिंग यूनिट में कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। इस डायलाइजिंग यूनिट को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। हीमोडायलाइसिस जो प्रोसेस करते हैं वो हीमोडायलाइजर के द्वारा किया जाता है। हीमोडायलाइजर को ब्लड डायलाइजर भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, अब जो निकाल लिया गया इस पंप किया जाता है इंटू डायलाइजिंग यूनिट, ये बताई दिया, ठीक है। आफ्टर एडिंग ए एंटी कोगुलेंट लाइक हेपेरिन, एक एंटी कोगुलेंट ऐड किया जाता है उसमें लाइक हेपेरिन, हेपेरिन मतलब उसमें एंटी कोगुलेंट ऐड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड जो बाहर आएगा, तो जब बाहर आएगा ब्लड, एक मिनट अभी, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरीज पंप, ठीक है। अब देखो इसका कंसेप्ट समझो। देखो जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर होता है तब तो कोगुलेट होने से बचाने के लिए उसमें हेपेरिन नेचुरली होता ही होता है, लेकिन जब ब्लड के बॉडी के बाहर आएगा, नहीं बाहर आएगा, तो हमको एंटी कोगुलेंट मिलाना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर थक्का जमने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। आफ्टर एडिंग एन एंटी कोगुलेंट लाइक हेपेरिन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। आप उस पर ज़्यादा मत जाइए कि अंदर होता है कि नहीं होता है, मैं चीज़ पे जाइए कि बाहर निकालेंगे तो थक्का बन ना जाए, इसलिए हमको हेपेरिन डालना पड़ता है। इसमें ज़्यादा डिटेल मत जाइए, आप सीधा सीधा बस इतना ही ध्यान रखिए, आपके काम की इतनी चीज़ें, ठीक है। डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन, द यूनिट कंटेंस ए कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब, यूनिट जो रखती है ये कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब रखते हैं, कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब होती है, कैसी कॉइल्ड बनी हुई होती है, ठीक है। सेलोफोन ट्यूब सराउंडेड बाई ए फ्लड, डायलाइजिंग फ्लड, और उसके चारों तरफ एक डायलाइजिंग फ्लड होता है, हैविंग द सेम कंपोजिशन, एक मिनट, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस बेस्ट। सब देखो इस चीज़ को मैं फिगर से आपको बता दे रहा हूँ अच्छे से, मान लो एक रफली डायग्राम में आपको बना दे रहा हूँ, इस तरीके का है, ठीक है।
इस तरीके की कॉइल ट्यूब है, ठीक है। इस तरीके की कॉइल ट्यूब रही होगी ये, ठीक है। अब इसमें जो डायलाइजिंग फ्लूइड ये भरा नहीं रहेगा, इसमें अब देखो यहाँ से हमने कन्वीनियंट आर्टरी से, यहाँ से इस तरीके से कन्वीनियंट आर्टरी से हमने ब्लड ले लिया, अब वो ब्लड इसमें गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें ये जो कह रहे हैं, इसमें जो डायलाइजिंग फ्लूइड यहाँ भरा है, इसमें पूरे के पूरे सब कंपोजिशन होते हैं प्लाज्मा के, बस एक चीज़ नहीं होती, क्या, यूरिया। क्यों नहीं होती, देखो यूरिया को तो हमको अलग करना है ना। तो मान लो हम जब यूरिया यहाँ है, जब ये यहाँ आएगा तो यूरिया यहाँ है और यूरिया यहाँ पर नहीं है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ यूरिया का ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हर चीज़ अपने से ज़्यादा से कम की तरफ जाना चाहती हैं। अगर जो बैरियर है, मतलब जो बॉर्डर है या जो भी उनको जो है अलग कर रहा है वो परमेबल है, तो यूरिया फिर यहाँ से निकल करके यहाँ नहीं लगती है, ऐसे सिंपल सी बात है। तो इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड में हम सब कंपोजिशन रखते हैं, प्लाज्मा में जितने कंपोजिशन होता है, लेकिन बस यूरिया नहीं रखते, क्योंकि यूरिया को तो हमें अलग करना है ना। तभी तो यहाँ यूरिया नहीं होगी अगर बाहर, और इसमें यूरिया होगी ब्लड में, इसमें तो है ही, यही तो निकल नहीं पा रही, तो हमारा मकसद है में निकलना, तो तब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से बाहर आ जाती है। समझा गया ना, सिंपल सा सी, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ तक, ये नाइट्रोजन बेस्टेज। अब समझ में आ गया क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे समझाइए, कोई समझाने लायक कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। और ये ट्यूब जो अभी बनाई थी, जो कॉइल ट्यूब, वो सेलोफोन की मिल करके, सेलोफैन की मिल करके बनी होती है, सेलोफैन से बनती, ध्यान रख, सेलोफोन नहीं, सेलोफैन है, PHAN, ठीक है। ये देखो, दोबारा देख लो, सेलोफैन से मिल करके बनी है ट्यूब, ठीक। नाइट्रोजन बेस्टेन दी पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन। दरअसल इसमें क्या होता है, परमेबल नहीं, ये दरअसल पोरस होती है, हल्की सी, मतलब हल्की सी इसमें छेद होते हैं। सेलोफेन मेम्ब्रेन जो पोरस होती है ऑफ द ट्यूब अलाउज कर देती है द पासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने बताया तो हल्की सी पोरस होती है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो बन ही गया, क्योंकि उसमें सेलोफेन ट्यूब के अंदर है यूरिया, क्योंकि कन्वीनियंट आर्टरी से हमने लिया था, सुविधाजनक आर्टरी से, और डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है, तो वहाँ से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह निकल आती है। एज नाइट्रोजन बेस्टेज, जैसे जैसे नाइट्रोजन बेस्टेज आर एब्सेंट होते हैं, जैसा कि भाई बता रहे हैं, इन द डायलाइजिंग फ्लूइड में तो होते नहीं, तो दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव करते हैं आउट, देयर बाई क्लियरिंग, इसी वजह से क्लियरिंग हो जाता है, क्या, क्लियरिंग दी ब्लड क्लियर हो जाता है। अब द क्लियर्ड ब्लड जो होता है इंज पम्प्ड बैक, वो दोबारा से बैक कर दिया था। अब भाई यही तो हमारा मकसद था, यूरिया निकाल ली, और उसी ब्लड को हम पंप भी तो करना है, दोबारा से भेजना है बॉडी में, बैक टू द बॉडी में भेज दिया था थ्रू ए बैन। अब ये एक बैन के द्वारा भेजा जाता है, ये ध्यान रखना, आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन टू इट। अब भाई हमने हेपेरिन डाला है ना, अब वो तो बॉडी के अंदर ही जा रहा है, तो अंदर थोड़ी धक्का बनाएगा वो, तो हम ऐसी चीज़ डाल दें, एंटी हेपेरिन डाल दें, क्योंकि हेपेरिन के काम को अब हम नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट करने के लिए एंटी हेपेरिन डाल दें डालते समय, उसको बॉडी में दोबारा से पंप करते समय, क्योंकि हमने जब बाहर निकाला तो हेपेरिन डाला था, लेकिन अब तो बॉडी के अंदर जा रहा है ना ब्लड, तो एंटी हेपेरिन डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि बॉडी के अंदर तो, ठीक है, वैसे भी नहीं जमेगा, ठीक है, तो जमाने वाले की इसकी ज़रूरत ही क्या है, तो ख़त्म, तो एंटी हेपेरिन डाल देते इसलिए। अब बैन में डालेंगे, इस बात का भी कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि बैन में डालेंगे तभी तो हार्ट तक पहुंचकर सभी ऑर्गन को सप्लाई, क्योंकि देखो अगर किसी आर्टरी में डाला तो वो पर्टिकुलर आर्टरी तो पर्टिकुलर ऑर्गन तक जा रही होगी ना, तो वो शुद्ध वाला, मतलब बिना यूरिया वाला ब्लड जो होगा केवल उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक ही पहुंचेगा। लेकिन अगर हमने बैन में डाला
वेन में अगर हमने डाला तो वेन जा रही होती है हार्ट की तरफ, और वेन जब ब्लड लेके हार्ट की तरफ जाएगी तो हार्ट के बाद तो फिर वो टोटल मतलब आयोटा वगैरह द्वारा पूरे बॉडी में भेजा जाएगा, मतलब हर ऑर्गन को भेजा जाएगा। वास्तव में हर ऑर्गन को ही तो बिना यूरिया वाला ब्लड चाहिए, ठीक है। तो ये रीजन है कि वेन में डालेंगे तभी तो हार्ट तक पहुँच कर सभी ऑर्गन को सप्लाई हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक, ठीक है। आरटी का मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि केवल आरटी में डालेंगे तो बस उसी ऑर्गन तक पर्टिकुलर तक भेज जाएगी, ठीक है। यही मैं मकसद, अब समझ गए ना क्यों दोनों का निकालते आरटी से और डालते वेन में, जबकि लगता है ऐसे कि निकालेंगे वेन से डालेंगे आरटी नहीं, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया वो पूरा, ठीक है। दिस मेथड इज ए बून, ये मेथड जो होता है कौन सा मेथड, डायलाइजिंग वाला, ये मेथड जो होता है ये बून वरदान होता है किसके लिए, फॉर थाउजेंड्स ऑफ, हजारों, थाउजेंड ऑफ यूरोमिक पेशेंट, जिनको यूरोमिया होती है, यूरीमिया होती है, उन पेशेंट के लिए वरदान होता है, ठीक है, हजारों के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड, भाई अल्टीमेट मेथड तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन ही है, इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है, किडनी फेल अगर हो जाती है तो। अब भाई जब तक एकदम मैचिंग वाली किडनी नहीं मिल रही है, तमाम तरीके ब्लड ग्रुप भी मैच किया जाता है, फिर जो है टिश्यू मैचिंग भी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे कि बॉडी ज़्यादा जो उसके लिए मतलब एक्सेप्ट कर ले, और फिर बहुत सी दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं, वो चीज़ एक अलग है। हाँ, ज़्यादा नहीं जाते हैं अभी हाल फिलहाल, कहने का मतलब तब तक तो ऐसा तो नहीं है कि यूरिया इकट्ठी होती रहेगी, तो बस होने दो, जब तक किडनी नहीं मिल जाती मैच की तब तक होने दो, अरे तब तक इसी डायलाइजर के द्वारा यूरिया को निकालते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है मेथड, वही है कि भाई किडनी कब तक ऐसे निकलवाते रहोगे, महंगा भी खर्चा होता है, डायलाइजर के द्वारा, हीमोडायलाइजर के द्वारा तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ठीक होता है। ये फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड, एक फंक्शनिंग किडनी मतलब भली बात है जो काम कर रही है, ऐसी किडनी ऐसी ब्रक इज यूज्ड किया जाता है इन ट्रांसप्लांटेशन में। अब भाई जब खराब हमारी सही से काम नहीं कर रही थी तभी तो हमने ट्रांसप्लांटेशन कराया, और उसमें से भी खराब कराया तो मतलब क्या, तो अच्छी तो होनी चाहिए ना सही से काम करने वाली, प्रेफरेबली एक क्लोज रिलेटिव, और उसमें से भी कोशिश की जाती है कि हमारा क्लोज रिलेटिव हो जिसकी हम किडनी लें, टू मिनिमाइज करने के लिए इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिजेक्ट ना करे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है कि यार हमारी चीज़ नहीं है ये, तो कम से कम क्लोज रिलेटिव की होगी तो पहचाने कि हाँ यार लग तो कुछ कुछ हमारी रही है, तो रिजेक्ट नहीं करेगा फिर बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। होस्ट का मतलब होता है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, इसे डाली जा रही है, मतलब मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स, अब आजकल जो क्लिनिकल प्रोसीजर है वो हैव इंक्रीज इज सक्सेस रेट, तो उन्होंने जो है ना सक्सेस रेट बढ़ा दिया ऑफ सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स का, वैसे ये टेक्निक जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन इसका सक्सेस रेट बढ़ा दिया है मॉडर्न प्रोसीजर ने, ठीक है, सक्सेस रेट बढ़ा दिया है। अब देखो एक डिजीज होती है रीनल कैल्कुलाई, रीनल कैल्कुलाई क्या होते हैं, तो रीनल वर्ड यूज होता है, देखो कुछ स्पेसिफिक टर्म होते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे हार्ट के लिए कार्डिया वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, लिवर के लिए हेपेटिक वर्ड यूज़ किया जाता है, वैसे किडनी के लिए रीनल, तो रीनल कैल्कुलाई से मतलब समझो, रीनल मीन्स किडनी से रिलेटेड, कैल्कुलाई मीन्स होता है क्लिनिकल लैंग्वेज में स्टोन्स को कैल्कुलाई टाइप बोलते हैं, जो कोई स्टोन टाइप होता है जो थोड़ा मतलब सॉलिड सब्सटेंस होगा, ठीक है, सॉलिड में भी थोड़ा सा हार्ड टाइप का होता है, तो उसे कैल्कुलाई वर्ड यूज़ करते हैं। तो भाई अगर तो इतना होता है ना तो आइडिया लग जाता है, स्टोन और इनसॉल्वेबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज सॉल्ट,
या पथरी बोल देते हैं उसको, कहते हैं पथरी, पथरी पथरी का पत्थर ही तो है कि उसकी पथरी हो गई किडनी में। या फिर इनसॉल्वेबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड साल्ट्स, क्रिस्टल रूप में होते हैं साल्ट, इनसॉल्वेबल मास मतलब ये घुलते नहीं हैं इतनी आसानी से। तो वो किसके होते हैं, ऑक्जिलेट्स के होते हैं, ठीक है। ईटीसी मतलब जनरली ऑक्जिलेट एनसीईआरटी दी है, और भी चीज़ों के हो सकते हैं, लेकिन ऑक्जिलेट आप देखा लगे फॉर्म्ड विद इन द किडनी, किडनी में बन जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल मत जाइए, किडनी में बोल रहा तो किडनी में बन जाते हैं, बात खत्म। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अब देखो क्लिनिकल लैंग्वेज में आइटिस वर्ड जहाँ भी लग जाता है ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आइटिस इन्फ्लेमेशन। तो उसका नाम ही बता रहा है, देखो इसका क्या लक्षण है, क्या है ये। जैसे ग्लोमेरुलस आपने पढ़ी थी, ठीक है, पूरे नेफ्रॉन को 2 पार्ट में बांटा गया था ना, ठीक है। ग्लोमेरुलस थी और पूरा रीनल ट्यूबल थी, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस जो होती है, तो ग्लोमेरुलस के द्वारा टप टप कैपिलरीज होती थी ना, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन टाइप की हो जाए, तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। नेफ्रॉन का मतलब ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाना, ठीक है। इन्फ्लेमेशन देखो नाम ही वही बता रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, किडनी की जो ग्लोमेरुलाई होती है उसमें सूजन आ जाना, ठीक है। अब ग्लोमेरुलाई जो है वो एक का पेरोलर नंबर, अरे भाई नेफ्रॉन ही 10 लाख होती हैं, ठीक है, नेफ्रॉन ही 10 लाख होती हैं। तो एक नेफ्रॉन में 1 ग्लोमेरुलस होता है, तो बहुत सी में तो बहुत से हो जाएंगे ना, तो पूरी किडनी की ही उसमें ग्लोमेरुलस में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ग्लोमेरुलाई बोलेंगे ना उसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो लगभग 10 लाख ही क्या होंगे, ग्लोमेरुलस होंगे, मतलब पेरोलर नंबर में बोल रहे ग्लोमेरुलाई, तो बस यही है। ठीक है। और बाकी जो है इसके बाद के लेक्चर में, वैसे तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद के चैप्टर में और चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने के लिए, आप भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो उसको मैंने हिंदी लैंग्वेज में ट्रिक बनाकर, तरीके बनाकर कुछ और भी तरीके बना लिए हैं, उनको भी साथ में बता दूंगा, और इसकी समरी भी हम कवर करेंगे इससे लास्ट लेक्चर में। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।